कभी आपने महसूस किया है कि हम सबको पता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही पुरानी गलतियां करते रहते हैं। हम जानते हैं गुस्सा बुरा है, पर गुस्सा आता है। हम जानते हैं ईर्ष्या बेकार है, पर मन में चुभन फिर भी होती है। और सोचिए, ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं, पूरी इंसानियत की यही हालत है। सवाल ये है, क्या इंसान सच में बदल सकता है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जहां महान विचारक जे कृष्णमूर्ति और बौद्ध विद्वानों ने मिलकर इसी सवाल को खोला। बिना बड़े बड़े शब्दों के सीधे दिल और दिमाग में उतरने वाले अंदाज में। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि असली बदलाव कहां से आता है, बाहर से या हमारे अंदर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1। मैं आपसे शुरू में एक बेहद सरल से सवाल से जुड़ना चाहता हूं, जो शायद आपने कभी खुद से पूछा है। हम वही पुराने व्यवहार क्यों दोहराते हैं, भले ही हम जानते हों कि उससे चोट होती है या हमें पीछे ले जाता है? मसलन, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और बाद में पछताता है, फिर वही गलती दोहराता है। इस घटना में दो बातें हमें रूबरू होती हैं: समझ और सचमुच की जागरूकता। बुद्ध और कृष्णमूर्ति दोनों यही पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ समझ रहे हैं या सचमुच गहराई से देख रहे हैं। इस अध्याय में सामने आता है वलपोला राहुल की बात शुरुआत। वेलपोला राहुल थेरावादा एवं महायान दोनों स्कूलों के विद्वान थे और लेखक थे व्हाट द बुद्धा टॉट के। उन्होंने कृष्णमूर्ति से पूछा, मेरी जुड़ाव बुद्ध से इसलिए कि वे देखने चाहते थे कि दोनों के विचार कितने मेल खाते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आपकी बात बुद्ध की कही हुई बात से मेल खाती है? क्या आप वही ही कह रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अंतर क्या है? यह सवाल सीधे बिंदु पर था। तुलना करने का क्या मतलब? तुलना से हमें क्या मिलता है? कृष्णमूर्ति की प्रतिक्रिया बहुत सहज लेकिन तीक्ष्ण थी। वे कहते हैं, तुलना करते क्यों हैं? क्या यह जरूरी है कि हम बुद्ध को लेकर किसी विचार को सही या गलत करें, या बुद्ध का नाम बताकर खुद को सुरक्षित महसूस करें? यहां एक अहम बात उभर कर सामने आती है, लेबल यानी नाम और पहचान से ऊपर उठना। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, आप इस चर्चा में एक बुद्धिस्ट के रूप में शामिल हुए हैं या एक इंसान के रूप में? अगर आप पहले बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो आपका मन एक पहचान की सील में बंद हो जाता है, और यदि आप मानते हैं कि मानवता मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ रही है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह प्रगति सचमुच भी है? अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वास्तव में समझने में अंतर होता है और देख पाने में। राहुल कहते हैं, बुद्ध और कृष्णमूर्ति की बातें काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं समझना और देखना अलग अलग स्तर हैं। जब वे कहते हैं, डू यू सी दैट? क्या आप यह देख रहे हैं? उस देख में सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि साक्षात्कारात्मक जागरूकता होती है, जो केवल जानकारी से नहीं, जागरूक अनुभव से आता है। यह वही अंतर है जो एक तैरना सीखने और जल में उतरकर तैरने के बीच होता है। इस अध्याय में गहरी बातचीत इसी बात को रेखांकित करती है कि अगर हम केवल विचारात्मक स्तर पर समझ रहे हैं, तब बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। पर जब जो समझने का अनुभव हमें बदल देता है, वह तब शायद शब्दों से परे होता है। कृष्णमूर्ति कई बार प्रश्न पूछकर चर्चा को इस स्तर पर ले जाते हैं कि हमें एक विचार पर विचार नहीं करना, उसे देखना होता है, जिससे चेतना और क्रिया एक साथ बदल जाती है। यह परिवर्तन कोई अभ्यास या तकनीक से नहीं मिलता, यह सहज जागरूकता का परिणाम होता है। चॉइसलेस अवेयरनेस, जैसा बाद में वे विस्तार से समझाने वाले हैं। तो इस अध्याय में हमने जाना, एक ओर राहुल का बुद्ध के दृष्टिकोण से तुलना का सवाल और बुद्ध और कृष्णमूर्ति के बीच की संभावित समानता, दूसरी ओर कृष्णमूर्ति का जवाब, तुलना पर सवाल करना, पहचान से ऊपर उठना और देखने की उस जागरूकता पर जोर देना जो रूपांतरित कर सकती है। अध्याय 1 का सार यह है, जब हम केवल समझते हैं तब परिवर्तन सतही होता है। जब हम गहराई से देखते हैं, लेबल्स और विचारों से परे, तब चेतना खुद बदल जाती है, और यही बदलाव संभवतः असली परिवर्तन की शुरुआत है। और अब मैं आपसे एक सवाल साझा करना चाहता हूं। यह सवाल अध्याय 2 का द्वार खोलता है और आपके मन को भीतर से झकझोरने के लिए तैयार है। क्या हो अगर वास्तव में देखना हो जाए, बिना किसी पूर्व निर्णय या मूल्यांकन के, तो क्या वह चेतना को बदल सकता है?
और फिर हम सचमुच बदल सकते हैं। अध्याय 2। हम जब भी किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि बहुत कोशिश करनी होगी, अभ्यास करना होगा, तकनीक अपनानी होगी। पर कृष्णमूर्ति हमारी सोच को जड़ से ही चुनौती देते हैं। सवाल उठता है, क्या सचमुच बदलाव के लिए प्रयास जरूरी है? क्या हमें कोई अभ्यास करना चाहिए जो हमें बेहतर इंसान बनाए? इस अध्याय में हम इसी चॉइस और चॉइसलेस अवेयरनेस के बीच के अंतर पर बात करेंगे। प्रयास बनाम परिवर्तन की सहजता। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक माइक्रोफोन है और आप उसके सामने खड़े हैं। आप इसे धक्का दे सकते हैं, दूर रख सकते हैं, भुला सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बिना किसी प्रयास के निर्विकृति से स्वीकार करें जैसा कि वह है, उस एहसास से जागरूक हो जाए। यही है चॉइसलेस अवेयरनेस। प्रयास से मुक्त, बिना किसी पक्षपात या संशोधन के डर या इच्छा के, सिर्फ वह जो है उसे देखें, उसे स्वीकार करें। इसमें कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं। यह अभ्यासों की तुलना में परे है, क्योंकि हर अभ्यास में इच्छाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां परिवर्तन की जगह फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। लेकिन इस निर्विधि जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस में वह नहीं, यहां कोई चूजर नहीं होता। देखना अपनी जगह पर खुद ही जागरूकता को जन्म देता है, और वही जागरूकता कटाक्ष व संवेदना से कार्रवाई को जन्म देती है, न कि इच्छा या उद्देश्य से। बुद्धि और सचेत देख। राहुल्ला जैसे बुद्ध शास्त्री कहते हैं कि बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान कुछ पुल की तरह है। जब हमने नदी पार कर ली, तब उस ज्ञान को रखते रहने का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप देखते हो, सिर्फ देखते हो, तब बुद्धि जागृत होती है। यह बुद्धि कोई सोचने समझने की बुद्धि नहीं, बल्कि सेंसिटिव अवेयरनेस यानी सूक्ष्म संवेदनशील जागरूकता है, जो पूरे जीवन की संपूर्णता को देखती है, बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के। यह जागरूकता सरल दिखती है, लेकिन कठिन होती है, क्योंकि यह सरलता सोच की शक्ति से परे होती है, और इसी असहज सरलता में परिवर्तन का बीज होता है। पूरे जीवन को जोड़ने वाली जागरूकता, क्रांतिकारी परिवर्तन बाहरी क्रांति से नहीं होता। वह सिर्फ उस समय संभव है जब व्यक्ति स्वयं जाग जाता है, जब वह अपनी पहचान, बेड़ियों, विचारों और कंडीशन्ड मन को देखना शुरू कर देता है, बिना उनमें फंसे, बिना उन्हें ठीक या गलत कहे। यही वह जगह है जहां हमें मिलती है अच्छाई, शांति और अंततः प्रेम। एक ऐसी एहसास जहां विभाजन खत्म हो जाता है, जहां मैं और तुम नहीं, बस देखना होता है। रहस्य खुलने लगता है। इस प्रक्रिया में कोई विश्लेषण, कोई संघर्ष, कोई इच्छा नहीं, केवल निर्विधि जागरूकता, और उसी से क्रांति जन्म लेती है। जब हम प्रयास से बदलाव करना चाहते हैं तो वही पुरानी प्रवृत्तियां पीछे से खींचती चली आती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को बिना किसी दखल के, बिना किसी इच्छा या क्रिया के बस देखते हैं वैसा ही जैसा है, तब चेतनाओं में वह परिवर्तन होता है जो बाहरी प्रयास से कभी संभव नहीं। क्या हो अगर हम इस चॉइसलेस अवेयरनेस की स्थिति में पहुंच जाएं, बिना किसी इच्छा, बिना किसी प्रयास, सिर्फ देखते हुए? तो क्या हमारी व्यक्तिगत चेतना सचमुच में एक नए जमाने का बीज बन सकती है? इस सवाल के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि क्या यह बदलाव व्यक्तिगत ही रह जाता है या यह उसके पार जा सकता है और पूरे मानव भय को बदले का मार्ग बन सकता है। अध्याय 3। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं बदल जाऊं तो दुनिया भी बदल जाएगी। लेकिन फिर मन में एक और सवाल आता है, क्या मेरे अकेले बदलने से सच में कुछ फर्क पड़ेगा? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति और उनके संवाद साथी इसी गहरे प्रश्न में उतरते हैं। क्या व्यक्तिगत बदलाव पूरे समाज के बदलाव से जुड़ा हुआ है, या यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित रहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना का संबंध। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी चेतना सिर्फ मेरी नहीं है। हम सब में डर, क्रोध, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, दुख, खुशी, ये सब समान भावनाएं हैं। नाम अलग हो सकते हैं, संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन चेतना के मूल पैटर्न लगभग एक जैसे हैं। मतलब
अगर मेरे भीतर कोई गहरी समझ या परिवर्तन होता है तो वह सिर्फ मेरे अंदर नहीं रहता, बल्कि वह मानवीय चेतना के पूरे ताने बाने को प्रभावित करता है। यह विचार सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा अपना आंतरिक काम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए मायने रखता है। क्या बदलाव धीरे धीरे आता है? यहां राहुल्ला जैसे विद्वान पूछते हैं, क्या बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बदलाव क्रमिक नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध को समझते हैं तो उसे खत्म करने में समय क्यों लगे? वह कहते हैं, समय का मतलब है आदत को जारी रखना। समय में बदलाव असल में बदलाव नहीं बल्कि टालना है। उनका जोर है कि जब आप कुछ साफ देख लेते हैं तो परिवर्तन तत्काल होता है। जैसे आग को छूने पर आप तुरंत हाथ खींच लेते हैं, उसमें सोचने का समय नहीं लगता। देखने का मतलब सचमुच देखना। यहां फिर वही बात लौट आती है जो पहले के अध्यायों में थी। देखना मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं बल्कि मन, दिल और पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना। अगर मैं ईर्ष्या को सिर्फ नाम देकर कह दूं कि हां मैं ईर्ष्यालु हूं, तो मैं उसे बस लेबल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ईर्ष्या की पूरी गति, उसकी जड़, उसका असर सब एक साथ देखूं, तो वही देखना उसे बदल देता है। जिम्मेदारी का सवाल जब हम मान लेते हैं कि हमारी चेतना साझा है, तो जिम्मेदारी भी साझा हो जाती है। अब बात मैं और वे की नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है वही दूसरों में भी है। तो अगर मैं बदलाव लाता हूं तो वह बदलाव दूसरों के लिए भी संभावनाएं खोलता है। यह सुनकर हमें यह एहसास होता है, शायद हम उस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं जिसका सपना हम देखते हैं, लेकिन जिसकी शुरुआत हमसे ही होती है। हमारी चेतना व्यक्तिगत होते हुए भी साझा है। मनोवैज्ञानिक बदलाव क्रमिक नहीं, तत्काल होता है। सचमुच देखना ही परिवर्तन की कुंजी है। व्यक्तिगत परिवर्तन सामूहिक परिवर्तन के लिए बीज का काम करता है। अगर व्यक्तिगत बदलाव इतना शक्तिशाली है तो हमें रोकता क्या है? क्यों हम अक्सर जानते हुए भी बदल नहीं पाते? यही प्रश्न हमें अध्याय 4 की ओर ले जाएगा, जहां हम टकराएंगे उन गुप्त दीवारों से जो हमें बदलने से रोकती हैं। अध्याय 4। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी चेतना सिर्फ हमारी नहीं बल्कि एक साझा मानवीय चेतना है। इसका मतलब है कि अगर मैं बदलता हूं तो यह बदलाव कहीं ना कहीं सबको छूता है। अब यहां सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो हम बदलते क्यों नहीं? कृष्णमूर्ति इसी सवाल को गहराई से खोलते हैं और उनकी बात सुनते हुए आपको महसूस होगा कि जवाब सीधा सा दिखता है, पर असल में हमारी रोजमर्रा की सोच में गहराई से छुपा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार है डर। सोचिए, जब भी बदलाव की बात आती है हमारे भीतर एक हल्का सा खिंचाव और एक झिझक साथ साथ आती है। हम कहते हैं, हाँ मुझे बदलना चाहिए, लेकिन फिर मन में एक हल्की चिंता उठती है, अगर मैं बदल गया तो क्या होगा? मेरी पहचान, मेरे रिश्ते, मेरी आदतें सब कैसे बदलेंगे? कहीं मैं वो न रहूं जो आज हूं। यही है अनिश्चितता का डर। ये डर सिर्फ बुरी चीजों के खोने का नहीं होता, बल्कि अच्छी या सुरक्षित लगने वाली पुरानी चीजों के टूटने का भी होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम इस डर को पहचान कर सीधे देख नहीं लेते, तब तक यह हमें धीरे धीरे पकड़ कर रखेगा और हम बदलाव के दरवाजे के सामने खड़े रहकर भी अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। दूसरी दीवार है आदत और कंडीशनिंग। हमारे मन का ढांचा, हमारा सोचना, हमारे भाव, ये सब सालों की आदतों और कंडीशनिंग से बने होते हैं। यह कंडीशनिंग हमें समाज, परिवार, शिक्षा और अपने अनुभवों से मिली होती है। और यह अद्भुत है कि हम में से ज्यादातर लोग इन आदतों को मैं मानने लगते हैं। जब कोई हमें बदलने को कहता है तो हमें लगता है कि वो हमसे मैं छीन रहा है, लेकिन असल में यह आदतें और कंडीशनिंग हमारे मन की दीवारें हैं। ये दीवारें हमें एक सुरक्षित सा कोना देती हैं, जैसे एक आरामदायक कमरा, लेकिन इस कमरे की खिड़कियां बंद हैं। हमें हवा और रोशनी तभी मिलेगी जब हम इन खिड़कियों को खोलने का साहस करेंगे, और यह तभी होगा जब हम देखेंगे कि ये दीवारें असली सुरक्षा नहीं बल्कि एक कैद हैं। एक और बड़ी रुकावट है सोच से बदलाव लाने की कोशिश। हम में से कई लोग सोचते हैं बदलाव लाने के लिए हमें और ज्यादा सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, कदम दर कदम प्लान तैयार करना चाहिए।
लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह सबसे बड़ा भ्रम है। जिस सोच ने समस्या बनाई है वह सोच उस समस्या को हल नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है और मैं सोच के जरिए खुद को बदलने की कोशिश करता हूं, तो वह सोच उसी पुराने पैटर्न से काम करेगी, तुलना, आदर्श और इच्छाओं के साथ। परिवर्तन सिर्फ तब आता है जब हम ईर्ष्या को पूरी तरह और साफ साफ देख लेते हैं, बिना उसे बदलने, दबाने या जज करने के। एक और बाधा है तुलना और आदर्श। हम में से अधिकतर लोग बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे पास एक आदर्श छवि होती है, मैं कैसा होना चाहता हूं। यह आदर्श हमें लगातार यह एहसास दिलाता है कि मैं अभी पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। इस संघर्ष में हमारा सारा ध्यान उस आदर्श पर रहता है और हम कभी यह नहीं देखते कि हम अभी वास्तव में क्या हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है, जब तक हम खुद को तुलना और आदर्श से परे देखना नहीं सीखते, तब तक असली बदलाव संभव नहीं, क्योंकि तुलना हमें हमेशा भविष्य में ले जाती है और असली देखने की क्षमता सिर्फ इस क्षण में होती है। तो फिर क्या करना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, करना यहां असली शब्द ही नहीं है। बदलाव के लिए जरूरी है कि हम अपने डर, आदतों, इच्छाओं, तुलना और आदर्श, इन सब को बिना भागे, बिना दबाए पूरी तरह देखें। इस देखने में कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई चरण नहीं, बस ईमानदारी और संवेदनशीलता है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह देखते हैं तो उसमें बदलाव अपने आप आता है। जैसे अंधेरे कमरे में अगर अचानक सूरज की रोशनी आ जाए तो हमें अंधेरा दूर करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, रोशनी खुद ही अंधेरे को हटा देती है। इसी तरह जागरूकता देखने की रोशनी है और डर, आदत, तुलना जैसे अंधेरे खुद ही हटने लगते हैं। अध्याय 4 का सार यही है कि डर, आदत, सोच की सीमाएं और तुलना हमें रोकती हैं, लेकिन उन्हें हटाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं चाहिए, बस पूरी ईमानदारी से देखना चाहिए। अध्याय 5। पिछले अध्याय में हमने जाना कि डर, आदत, सोच और तुलना जैसी दीवारें हमें वास्तविक बदलाव से दूर रखती हैं। हमने देखा कि असली परिवर्तन देखने से आता है, न कि प्रयास या योजनाओं से। अब यह सवाल उठता है, यदि इन दीवारों को पहचान लिया जाए, उन्हें देखा जाए, तो क्या वे अपने आप गिर जाएंगी? क्या पहचान और जागरूकता खुद ही उनके टूटने की वजह बन सकती है? कृष्णमूर्ति इस सवाल की ओर हमें ले जाते हैं और हमें एहसास होता है कि यहां कोई जादू नहीं, बल्कि सरल लेकिन गहन सच है। देखना ही परिवर्तन है। जब आप देखते हैं, बिना किसी कदम उठाने की इच्छा के, सिर्फ देखते हैं, तो इस देखी में ही एक नया आत्म जागरण उदित होता है। यह इतने सहज और अनचाहे ढंग से उत्पन्न होता है, मानो आपने कोई लकीर अपनी आंखों के सामने उकेरी हो, जो आपको पिघलने या बदलने के लिए किसी नियम रूप छड़ी की जरूरत नहीं छोड़ती। यह वह लहर होती है जो भीतर उठकर पुरानी दीवारों को धीरे से ढा देती है, बिना किसी जोर या संघर्ष के। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चूजर का अंत, यानी वह मन जो निर्णय लेने वाला है, वहां खड़े होने में धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, जब हम बिना किसी इच्छा या अधीरता के जानबूझकर देखते हैं। इस क्षण में हमारा मैं, जो निर्णयों और इरादों से बना एक मानसिक संरचना है, मालिकाना अधिकार छोड़ने लगता है। यही क्षण बदलना और बदलना का नहीं, बल्कि होगा जा रहा है का एहसास है। उन्होंने कभी कोई अभ्यास, कोई तकनीक नहीं सिखाई, क्योंकि अभ्यास, तकनीक, योजना, ये सब भविष्य के लिए बदलाव खोजते हैं। लेकिन बदलाव जिस क्षण घटित होता है, वह भविष्य नहीं, वर्तमान की पूर्ण जागरूकता में निहित होता है। हमें समझ आता है कि केवल यही जागरूकता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, चॉइसलेस अवेयरनेस। जब कोई तरफदारी नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल पूरी तरह से वह जो है देखा जाता है और उसी में वह परिवर्तन मौजूद है, बिना किसी कोशिश या संघर्ष के। यदि यह सचमुच होता है तो बदलाव की जिम्मेदारी, धक्का देने की जरूरत, मैंने बदलाव के लिए किया, ये सब पीछे छूट जाते हैं। केवल देखने की शक्ति बचती है और वही शक्ति बदलाव का स्वयं स्रोत बन जाती है। यह समझ हमें लेकर जाती है वहां तक जहां परिवर्तन प्रतियोगिता नहीं, प्रेम नहीं, दबाव नहीं। यह एक पूरी तरह से मुक्त कदम है जो केवल जागरूकता से आता है। खैर,
यह सब सुनना तो दिल को आराम देता है, लेकिन यह जीवन में कैसे उभरता है? क्या यह सचमुच उतना सहज है जितना सुनने में लगता है? अध्याय 5 का सार पहचानने और देख लेने से ही परिवर्तन शुरू होता है। चूजर की भूमिका धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बदलाव खुद ब खुद घटने लगता है। अभ्यास या तकनीक के बिना केवल मौजूदा क्षण की पूर्ण जागरूकता ही वास्तविक परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है। इस जागरूकता में कोई लक्ष्य, कोई उपलब्धि, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक मुक्त और स्वाभाविक बदलाव का अनुभव है। यह सवाल आपके मन को अगले अध्याय की ओर खींचेगा। यदि परिवर्तन स्वयं जागरूकता से उत्पन्न होता है, तो हमारी दुनिया और समाज में यह परिवर्तन किस रूप में दिख सकता है? क्या ये निजी जागरूकता सामाजिक और वैश्विक बदलाव का बीज बन सकती है? अध्याय 6। पिछले अध्यायों की यात्रा में हमने जाना कि असली बदलाव केवल हमारी जागरूकता से होता है, प्रयास या विधि से नहीं। हमने देखा कि जब चूजर, निर्णय लेने वाला मन, धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, तो परिवर्तन बिना किसी दबाव के ही होने लगता है। अब सवाल यह है, यदि व्यक्तिगत जागरूकता हमें बदल सकती है, तो क्या यह समाज और दुनिया तक भी फैल सकती है? क्या एक जागृत मन व्यक्तिगत परिवर्तन से आगे जाकर सामाजिक, वैश्विक बदलाव का बीज बन सकता है? एक जागृत व्यक्ति से शुरू होता बदलाव, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मैं और दुनिया अलग नहीं है। जैसे अंदर का वीडियो प्लेबैक बाहर पर असर डालता है, वैसे ही व्यक्तिगत बदलाव का असर व्यापक होता है। जब एक व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग, डर और तुलना को देखता है और उनसे मुक्त होता है, तो वह दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है, और वही दृष्टिकोण हवा की तरह फैलने लगता है। उन्होंने कहा है, जिसकी चेतना जागी है वही असली क्रांति है, और इस चेतना को जोर से प्रचार करने की जरूरत नहीं, बल्कि वह एक शांत क्रांति बनकर फैलती है। चेंज का आंतरिक स्रोत जब हम जोड़ते हैं कि सोच पर आधारित समाधान पुरानी संरचनाओं को ही दोहरा देते हैं, तो समझ आता है कि बाहरी क्रांति की बजाय वास्तविक बदलाव केवल अंदर से शुरू हो सकता है। कोई आंदोलन, विचारधारा या लक्ष्य यह बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि जो अंदर से नहीं बदला वही बाहर दिखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बहसें, योजनाएं, आदर्श, ये सब बाहरी समाधान हैं। परिवर्तन का स्रोत तो यहाँ अंदर होता है, क्योंकि जब मन सचमुच बदलता है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। व्यक्तिगत जागरूकता से सामूहिक परिवर्तन तक यदि हम समझें कि मैं और दुनिया एक प्रक्रिया है, तो व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक स्तर पर कैसे फैलता है, यह अब स्पष्ट होता है। हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण, रिश्तों में जो बदलाव आता है, उसकी प्रतिध्वनि परिवार, समुदाय और समाज तक पहुंची। इस तरह जागरूक व्यक्ति खुद में क्रांति बनकर जीवन में बदलाव का असर छोड़ता है, चाहे वह शिक्षा में हो, संबंधों में हो या समाज में। देखना बन जाता है। क्रांति कृष्णमूर्ति ने कभी कोई आंदोलन या कार्यक्रम नहीं सुझाया। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि जब आप देखते हैं, बिना किसी इरादे के, बिना किसी तुलना के, तब आप खुद ही वह बदलाव हो जाते हो। इस देखने में जो क्रांति होती है, वह गहरी, मौन पर प्रभावशाली होती है, और उसी से सामाजिक बदलाव की संभावना खुलती है। जैसे एक पत्थर तालाब में गिरे तो लहरें फैलती हैं, वैसे ही एक जागता मन समस्त चेतना में लहरें जगाता है। अध्याय 6 का सार यह है, व्यक्तिगत जागरूकता सामाजिक और वैश्विक परिवर्तन का बीज बन सकती है। बाहरी उपायों से बदलाव संभव नहीं, वास्तविक परिवर्तन भीतर से ही संभव है। जब कोई देखता है बिना किसी उद्देश्य और उपलब्धि की चाह के, तब वह बदलाव स्वयं बन जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे समाज में फैलने लगता है, जैसे शांत लहरें। अगर एक जागृत व्यक्ति समाज में व्हीलर बदल सकता है, तो क्या यह जागरूकता शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक संरचना तक में शामिल हो सकती है? क्या हम इस बदलाव को संरचना और संस्कृति में बुन सकते हैं? अध्याय 7। हमने पिछले अध्यायों में महसूस किया कि जागरूकता से परिवर्तन होता है, और यह केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित न रहकर समाज में भी फैल सकता है, जैसे पानी में पड़ने वाली एक पत्थर की लहर। लेकिन अगर हम यह समझते हैं कि देखना ही क्रांति है, तो सवाल उठता है, क्या यह देखना, यह जागरूकता सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा तक ही सीमित रहती है, या इसे शिक्षा, नेतृत्व, संगठनों
और सामाजिक संरचनाओं में भी बुनना संभव है। इसी विचार के साथ हम अध्याय 7 में कदम रखते हैं। शिक्षण और सीखने में जागरूकता। कल्पना कीजिए एक स्कूल या कॉलेज जहां शिक्षण सिर्फ जानकारी बांटना नहीं बल्कि कैसे देखा जाए यह सिखाने का माध्यम हो। जहां शिक्षक न केवल विषय पढ़ाते हों बल्कि विद्यार्थियों को खुद की सोच, प्रतिक्रिया और कंडीशन्ड आदतों को देखने का रास्ता दिखाते हों। ऐसा माहौल जहां छात्र सिर्फ पढ़ाई न कर रहे हों बल्कि जीवन को, अपनी सीमाओं को, अपने डर को समझने की क्षमता विकसित कर रहे हों, बिना डर या तुलना के। कृष्णमूर्ति खुद एक ऐसे शिक्षण वातावरण का समर्थक थे जहां शिक्षक को आदर्श या विशेषज्ञ की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखा जाता हो, जो यह बताता हो कि मुझे भी वही संघर्ष है, मैं भी वही देखता हूं। और यह साझा जागरूकता ही सीखने की असली शक्ति बन जाती है। नेतृत्व और पहचान का नया स्वरूप। मार्गदर्शन, संगठन या नेतृत्व, इन सब में जब देखना हो जाता है तो नेतृत्व की क्षमता मध्यमार्गी नहीं बल्कि उल्लेखनीय रूप से गहरी हो जाती है। नेता सिर्फ दिशा नहीं दिखाता बल्कि लोगों को खुद से देखने का साहस देता है। ऐसी स्थिति में लोग नेतृत्व के पीछे चलते नहीं बल्कि जागरूकता के एक साझा स्वप्न को जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि असली नेता वह नहीं जो धार्मिक या राजनीतिक आदर्श बोला करे बल्कि जो स्वयं का इरादा छोड़कर केवल वह जो है बताने की क्षमता रखता हो। संस्थाएं और सामाजिक संरचना बदलाव। यदि संरचनाओं तक पहुंचे, स्कूल, कार्यस्थल, समुदाय, सरकार, इन सब जगह अगर चैनल रहित जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस की भावना फैल जाए तो संस्थाएं सिर्फ नियमों या लक्ष्य प्रणाली से नहीं बल्कि जागृति से संचालित होगी। फैसले सिर्फ योजना या रणनीति से नहीं होंगे बल्कि सतर्क और सचेत देखी से निकल कर आएंगे। ऐसा संगठन जहां लोग क्या करना है सोचने से पहले कैसे देखना है समझने की दिशा में हों, वहीं असली परिवर्तनकारी संरचनाएं तैयार होती हैं। संस्कृति में जागरूकता का बीज। संस्कृति हमारी दिनचर्या, आदतें, उत्सव, बातचीत की भाषा, ये सब संरचनाओं से निर्मित होता है। लेकिन जब इन सब में देखना शामिल हो जाए, जैसे हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, एहसास कैसे कर रहे हैं, तो यह संस्कृति सिर्फ बाहरी भारतीय पश्चिमी धार्मिक नहीं बल्कि सचेत रहना और आशीर्वाद बन जाती है। संस्कृति में यह बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब हम उसे सिर्फ दोहराते रहें। जरूरत है उसे देखने की, समझने की, सचेत रूप से जिए जाने की। बदलाव का संचार। एक व्यापक आंदोलन इस तरह जब एक व्यक्ति से शुरू होने वाला परिवर्तन शिक्षा, नेतृत्व, संस्थाएं और संस्कृति में घुलने लगे तो यह केवल व्यक्तिगत क्रांति नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का संचार बन जाता है। यह संचार बलों से नहीं बल्कि जागृति की लहरों से होता है, जो नियंत्रित नहीं बल्कि स्वतः प्रसारित होती है, जैसे सूर्योदय की रोशनी। अध्याय 7 का सार। व्यक्तिगत जागरूकता। शिक्षा, नेतृत्व और संस्थाओं के धरातल तक पहुंच सकती है। जब देखना संस्कृति की आत्मा बन जाए तब वह सिर्फ संस्कृति नहीं, विचार की मुक्त आवाज बन जाती है। दिशा दिखाने वाले नेता से बेहतर होता है वह जो लोगों को खुद देखने की क्षमता दे। वास्तविक बदलाव संरचना और संस्कृति में तब तक नहीं उभर पाता जब तक चयन रहित जागरूकता से संचालित संस्थाएं और संवाद नहीं बनते। यदि हम इस जागरूकता को शिक्षा, नेतृत्व, संस्थानों और संस्कृति में समाहित कर सकते हैं तो यह नया समाज, नया भविष्य देखने और समझने के स्तर पर कैसा दिखाई देगा। अध्याय 8। अब तक की हमारी यात्रा में हम यह समझ चुके हैं कि सचमुच का बदलाव जागरूकता से आता है और वह व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर समाज तक फैलता है। अब सवाल यह उठता है, क्या इस जागरूकता को हम केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रख सकते हैं या इसे शिक्षा, संस्थाओं और सांस्कृतिक संरचनाओं तक गहराई से समाहित कर सकते हैं? इसका जवाब हमें कई जीवंत उदाहरणों से मिलता है, खासकर उन स्कूलों से जिन्हें कृष्णमूर्ति ने स्थापित किया। शिक्षा में क्रांति की राह। जिस तरह हमने हर अध्याय में देखा कि देखना ही असल परिवर्तन है, वैसे ही इन विद्यालयों ने शिक्षा को गतिविधियों और परीक्षा केंद्रित मॉडल से निकालकर पूरे जीवन की समझ की जगह बना दिया। ऋषि वैली स्कूल, द वैली स्कूल, राजघाट बेसेंट स्कूल और पाठशाला जैसी संस्थाएं इस सोच का जीवंत उदाहरण हैं।
ये सिर्फ पढ़ाई के ठिकाने नहीं, बल्कि साक्षात्कार के केंद्र हैं, जहां छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ जानने, समझने और खुद को देखने की प्रक्रिया में होते हैं। इन स्कूलों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये प्रकृति के करीब बनाए गए हैं। शांति, सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण का माहौल जो संवेदनशीलता को जागृत करता है। अज्ञानीय नहीं कि बच्चों में जो संवेदनशीलता और जागरूकता जन्म लेती है, वह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि पूरे जीवन को देखने की क्षमता होती है। शिक्षक साथी, नहीं अधिकारी। रविकेंद्र कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि असली शिक्षा तब होती है जब शिक्षक खुद को देखना शुरू करे और उस वास्तविकता को बिना किसी आगे बढ़ने की इच्छा के साझा करे। शिक्षकों को विचार के वैज्ञानिक कहा जाता है, जो अपनी कंडीशनिंग को पहचानते हुए अपने अंदर की समझ की दिशा में चलते हैं और वही समझ अपने साथियों, छात्रों के साथ साझा करते हैं। यह कोई तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, सुनने और देखने की क्षमता है, जिसे इनमें से कुछ स्कूलों में एक जीवित संस्कृति के रूप में निखारा गया है। सामुदायिक जुड़ाव और प्रकृति से संबंध राजघाट बेसेंट स्कूल के आसपास, ग्रामीण केंद्र, अस्पताल, प्रशिक्षण संस्थाएं, ये सब कृष्णमूर्ति की सोच को संस्थागत संरचना में खोलते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जीविका, संबंध और साझा जिम्मेदारी को महसूस करना संभव होता है। शिक्षा केवल क्लासरूम तक नहीं महदूद रहती, यह समुदाय और पर्यावरण में जुड़ने से एक सकारात्मक संस्कृति बनाती है। शिक्षा और संस्कृति में बदलाव की संभावनाएं। तो जब हम शिक्षा को सिर्फ पढ़ाना समझने की जगह खुद को देखने की कला समझते हैं और उसे संस्कृति का हिस्सा बनाते हैं, तो परिणति यह होती है कि नई पीढ़ियां वही दोहराने की बजाय सवाल पूछने, अनुभव और प्यार से जीने की क्षमता विकसित करती हैं। इस अध्याय का सार विद्यालयों में देखना वास्तव में जागरूकता शिक्षा का मूल बन चुका है। यह सफर जो हमने अभी साथ तय किया, उसमें शायद एक बात सबसे गहरी लगी होगी कि बदलाव कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि एक रोज का चुनाव है। जब हम अपने अंदर की उलझनों को ईमानदारी से देखते हैं, जब हम अपने डर, गुस्से और आदतों को पहचानते हैं, तभी हम खुद को नए तरीके से जीने का मौका देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम हमें एक सच्चे और हल्के जीवन के करीब ले जाता है। आज आप एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। बस आज के दिन में से एक पल चुनें और बिना किसी बहाने या सफाई के खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं सचमुच वो जी रहा हूं जो मेरे दिल के लिए सही है? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यही सवाल आपके भीतर बदलाव की चिंगारी जगा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह सफर यहीं रुक न जाए, तो हमारे इस YouTube परिवार का हिस्सा बन जाइए। यह जगह उन लोगों के लिए है जो खुद को समझना चाहते हैं, रोजाना प्रेरित रहना चाहते हैं और किताबों के जरिए गहरी, जीवन परिवर्तनकारी सोच तक पहुंचना चाहते हैं। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि साथ मिलकर सोचते, महसूस करते और बढ़ते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा जीवन बना सकें जो भीतर से सच्चा और बाहर से सुंदर हो। हम अकेले भी चल सकते हैं, लेकिन साथ चलना उसे और भी अर्थपूर्ण बना देता है। शिक्षक और छात्र दोनों संवेदनशीलता और स्वदेखने की प्रक्रिया में साथी बनकर चलते हैं। प्रकृति, समुदाय और शिक्षा को जोड़ना संस्कृति में एक शांत क्रांति की शुरुआत करता है। जब यह जागरूकता संरचना में बसी हो, तो असल परिवर्तन स्थायी, मुक्त और सार्वभौमिक बन जाता है।